एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो अभी पीटी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया 69th का। तो अभी हमारे पास कोई पीटी एग्ज़ाम नहीं है। तो जिन लोगों ने 69th पीटी दिया होगा वो मेंस के लिए, और जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं वह भी पहले मेंस की तैयारी करेंगे, साथ साथ में पीटी के करेंगे। तो ये 69 और 70 और उसके आने वाले कोई भी मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें उसमें से यह जो है एक बदलते पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी टाइप के बदलते पैटर्न के अनुसार ही आप जो भी एग्ज़ाम होगी सब में इसी तरह का क्वेश्चंस पैटर्न लागू होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि पहले के बीपीएससी से अभी जो नया पैटर्न का चेंज हुआ है 68 से, तो क्या बदला है वो हम देखते चलेंगे। और साथ ही नेक्स्ट जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें क्या बदलाव है और उसके अनुसार क्या तैयारी करनी चाहिए। तो हम लोग दोनों साथ साथ में ले चले। ये देखिए 68 मेंस का हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह का है। तो मेरा पिछला वीडियो है जिसमें कि मैंने जब नए पैटर्न पर आया था तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा उसमें मैंने कवर किया है, और अभी इसमें हम लोग जो ओरिजिनल पेपर है उसको लेकर कवर करेंगे। यहाँ देखिए फुल मार्क्स तो सेम है, 300 का है, 3 घंटे का समय होता है। और जिन्होंने भी मेरा पहले मेंस का कॉपी का वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे कि किस तरह से आंसर राइटिंग हो सकता है और क्या बेहतर हो सकता है उससे। तो इसमें क्या है कि पहले ये नहीं था, अभी क्या है कंपलसरी कर दिया गया। एक नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें से अलग अलग मार्क्स में कम से कम 5 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले हम लोग एक मेन क्वेश्चन होता था मोटा मोटा, उसके बाद ऑप्शनल रहता था कि खंड 1 में 4 में से 3 दीजिए, 5 में से 3 देना होता था। अब यहाँ एक है कि ये कंपलसरी हो गया, इसमें से आपको देना है। जो भी आप अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप उसमें नंबर लॉस करेंगे। लेकिन इसमें देखिए जो पूछा गया है लगभग आसान क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो रहती है, तो आप उसको लिख सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम, बिरसा मुंडा, इंडिगो रिवोल्ट, पटना कलम पेंटिंग। तो जो मेंस का तैयारी कर रहे हो वो तो बेसिक चीज़ें इतना तो आप कर ही के जाएंगे। प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो जैसे कि कुछ अपना अशोका के केव्स वगैरह, दशरथ नागार्जुनी, ये सब दे सकते थे। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में अब आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 2 नंबर, 3 नंबर, इसी तरह से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से इसी नंबर में मात्र 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको बनाना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा की, जैसे स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार की दिशा दी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो ये आपको तो बनाना ही है। फिर ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा की, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जैसा कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही है क्योंकि ये तकनीकी शिक्षा पर लगभग बिहार में क्वेश्चन आता है। जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर करेंगे तैयारी, इनको तो आपको तैयार करना ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों का विकास का विश्लेषण कीजिए। देखिए उत्तर भारत, यहाँ दक्षिण भारत आप जल्दी में भूल मत कीजिएगा। ये उत्तर भारत में मंदिरों का विकास का विश्लेषण कीजिए। अभी मंदिरों के जो शैली है, बनाने की शैली है, नागर, बेसर और इन सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन किए। तो जो आर्ट और कला, जो कला और संस्कृति का जिन्होंने कवर नहीं किया होगा वो जो है अपना आसान से क्वेश्चन जो है रविंद्रनाथ टैगोर को आप चुन सकते हैं समाज और संस्कृति पर। यह क्वेश्चन यह दर्शाता है कि एक जो है कला संस्कृति की तरफ टचअप करता हुआ क्वेश्चन रहेगा। फिर अगला देखिए सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्या क्या है, इसमें भी सेम टाइप का है। यह नंबर जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी लगभग है।
इसमें शॉर्ट नोट्स लिखना है जिसके छोटे छोटे नंबर है, 8 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर का। तो यहाँ है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गार्ड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन किए। तो जिन्होंने करंट पर ध्यान दिया होगा उनको वो तो आप बना लेंगे कि जो भी स्काउट्स एंड गार्ड्स का है हुआ था, लेकिन जो इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और जो छोड़ दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स होते जो लीक से हटकर होते हैं तो उनको हम लोग ध्यान नहीं देते तो छूट जाता है। तो यहाँ पर ये मुश्किल हो गया होगा इसको बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। यह भी क्वेश्चन एक अलग प्रकार का है। मैं तो मानता हूँ कि सबको सारे जो जितने यूएनए है, आईएलओ है और सबका जो चार्टर है वो सब लोग को ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन अभी इससे पता चलता है कि हमें कम से कम यूएन का जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनए का, इसका जो भी डिटेल में इसका अध्ययन करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, या तो फिर मेंस में आता ही आता है, कहीं ना कहीं तरह से मिला के आता है। अगर नहीं भी आता है तो आपको अगर क्वेश्चन जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन लिखेंगे उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और अगर आप टचअप कर देते हैं यूएनए को तो आपका नंबर उसमें 1-2 पॉइंट नंबर बढ़ ही जाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। अब ई सर्विस डिलीवरी, अब इस क्वेश्चन से पता चलता है कि हमें बिहार गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट है उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहीं पर ये सब चीज़ें जो ये पॉलिसी जितने भी नए पॉलिसी है वो सारे आएगा। तो यहाँ आपके लिए बिहार गवर्नमेंट साइट इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए, बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये भी उसी तरह से गवर्नमेंट का पॉलिसी है मान लीजिए, तो इसमें भी आपको बिहार गवर्नमेंट का साइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का कर रहे हैं, बीपीएससी का कर रहे हैं, आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, तो आपको गवर्नमेंट साइट को आपको पूरी तरह से खंगालना पड़ेगा, और जो नए नए अपडेट आते हैं उसको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी क्लाइमेट एरिया में बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका पर्यावरण संबंधित, वैसे साइंस और टेक में भी रहता है पर्यावरण संबंधित, तो मिलना ही मिलना है। तो और ये एक आसान सा चैप्टर होता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप जो है इस पर डाटा अगर रखते हैं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर सिर्फ ये डाटा रहे, जैसे सौर ऊर्जा उत्पादन का अगर सिर्फ बिहार का डेटा अगर मिल जाए कि बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ निश्चय 2 है, निश्चय 1 पहले हो गया था, वो ख़त्म हो गया था, अब निश्चय 2 की बात चल रही है जो 2020 से 25 की तरफ है। तो इसमें आप आलोचनात्मक का मतलब होता है कि आपको गुण दोषों के साथ में वर्णन करना है, आपके उसको गुण भी देखना है क्या है, उसका दोष भी देखना है क्या है, उसके दोनों में बैलेंस बनाकर आपको आंसर राइटिंग करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल में घोषित मसौदा नियम क्या है, यानी कि अभी ड्राफ्ट है ये पॉलिसी। आप भारत में उच्च शिक्षा के पर उनके प्रभाव के बारे में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं, कि आपको लगता है कि यह खेल प्रवर्तक होगा? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो अभी ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं, अब ये इन्होंने रूल बना दिया है सबको, सारे यूनिवर्सिटी को उसने आदेश दे भी दिया है कि आप जो है एक अलग से विभाग खोलिए ताकि विदेशी लोगों को दिक्कत नहीं हो। विदेशी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं उनको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये लगभग करंट से जुड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो है आप भारत में उच्च शिक्षा की संभावना, ये आप आराम से लिख सकते हैं। हमें तो लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे कि विदेशी छात्रों को जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और इस तरह से क्या है कि बहुत सारे देश है जो साउथ अफ्रीका वाले देश हैं, अफ्रीका वाले देश हो गया, फिर इधर अपने मलेशिया, ये सब नेपाल, भूटान, ये सब स्टूडेंट हमारे यहाँ बहुत आते हैं, श्रीलंका वाले आते हैं। तो इस तरह से ये आराम से इसको कर सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से यह जो क्वेश्चन है हमारा बेसिक से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिक में जो भी पॉलिटी के हैं वो तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो न्यूज़ में चल रहा है, न्यूज़ में किसी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी से संबंधित जो भी डिबेट होता है, जो भी तर्क और मुद्दा जो दिया जाता है, जो आपको न्यूज़ में चल रहा है, उसको आपको एकदम ध्यान देना है, उस पर ज़रूर ही तैयार करके रखना है दोस्तों। तो इसमें इस क्वेश्चन को देखिए 3-4 पार्ट में बांटा गया। पहले क्या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में है, फिर उपराष्ट्रपति की आलोचना के बारे में है। दोनों का आलोचनात्मक परीक्षण करने में क्या ध्यान में रखना है, ये देखना है कि क्या आप समझते हैं कि बहस जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव, यानी कि ये ध्यान रखते हुए आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। इसमें तर्क भी देना है, अपना भी तर्क देना। तर्क दीजिए मतलब है क्या है कि आपका अपना विचार जो है एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपके अपने विचार क्या हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? और उन्होंने प्राप्त किया है और बहुत ही सक्सेसफुल G20 का सम्मेलन हुआ है दोस्तों यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट होने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। बीपीएससी ने कम से कम 4-5 लाइन का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है। स्टूडेंट कम से कम यहाँ से यहाँ पढ़ते पढ़ते वो भूल जाएगा, फिर दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना होगा आपको, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर हाईलाइट करते जाएंगे। जैसे G20 के बारे में क्या है, स्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बारे में, यहाँ चुनौतियाँ के बारे में हाईलाइट करना है, फिर स्थायी इस एक साथ करना है, फिर राउंड करना है। भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में, महत्वाकांक्षा को राउंड करना है। सफल बनाने में विकासशील दुनिया के नेतृत्व को यहाँ पर राउंड करना है। ये सब आप जैसे ही कर लेंगे तभी आप क्वेश्चन आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में आपको क्वेश्चन देखना भी पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन है, क्योंकि आप 4 लाइन 5 लाइन के बाद फिर आपके दिमाग से निकल जाएगा क्वेश्चन, तो आपको फिर से देखना पड़ेगा। तो यह जो है आप पहले से जो की पॉइंट है इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है भारत में दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट होने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी क्या कठिनाई हो रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ लिखिए। इसमें भी देखिए आपको अपना तर्क मांग रहा है, तो इसके लिए आपको ज़रूर एडिटोरियल तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जो भी आप, और मुझे लगता है कि जो भी हिंदी मीडियम में दे रहे हैं तो हिंदी में पढ़ें, और जो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही एडिटोरियल पढ़ें, क्योंकि आपको इंग्लिश वाला भी काम नहीं देगा। क्योंकि जो शब्द चाहिए, बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में आपका मार्क्स कम आता है, तो जो आपको शब्द लिखने हैं, जो आप शब्द का चयन करते हैं, तो वो आपका उस लेवल का नहीं हो पाता है, इसलिए नंबर कम मिलते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो हिंदी एडिटोरियल ज़रूर ही पढ़ें, ताकि वह जो शब्द है, जो वाक्य है, वो जो है आप आराम से जो है उसको लिख सकते हो। उस समय आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा। जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं या तो फिर आप ऑनलाइन एडिटोरियल देख रहे हैं, तो उससे आपका आंसर राइटिंग प्रभावित होगा और वह कभी भी आपका आंसर राइटिंग का लेवल नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप समझने के लिए तो आप एडिटोरियल देख लीजिए, लेकिन आप खुद ज़रूर ही पढ़िए उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया एवं तुर्की भूकंप आपदा सहायता में संयुक्त राष्ट्र की पहुंच एवं संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ सीरिया और तुर्की में आपदा सहायता जो है इंडिया के द्वारा भी सहायता किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूछा, संयुक्त राष्ट्र की पहुंच एवं संसाधन प्रबंध की भूमिका। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र पर कितना क्वेश्चन हो गया, संयुक्त राष्ट्र पर आपका 2 क्वेश्चन मिल गया। तो इसलिए हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र क्या हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको कि पूरा डीपली उसको रेडी करना पड़ेगा। कहीं भी डिबेट और तर्क चल रहा है, अगर कोई न्यूज़ में चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र उसमें इन्वॉल्व है, तो आपको ज़रूर उसमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अब सेक्शन 3 पर आते हैं। तो सेक्शन 3 में
ये आपका डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी इसको बोलते हैं, या जो मैथ का जो डीआई का जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्वेश्चन इसका बड़ा आता है और बहुत ही लंबा चौड़ा डेटा दिया रहता है, लेकिन इसके जो आप अगर आंसर बनाएंगे अगर आप इसके, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हाँ, इसमें है कि कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ इसका टर्म होता है जो हम आगे आगे धीरे धीरे चलेंगे तो आपको बताएंगे। अब जैसे इसमें एवरेज दिया हुआ है, इसमें सिर्फ डाटा है, ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग के लिए है, आपको डाटा सामने है, लेकिन यहाँ क्या है 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है। अब 2015 में आपको सबको जोड़ना है, इसके लिए कैलकुलेटर तो प्रोवाइड होता ही है, तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिना प्रैक्टिस के यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं डीआई, आप ओवर कॉन्फिडेंस में होके जाएंगे कि डीआई तो बना ही लूँगा, मैथ मेरा बहुत ही अच्छा है, तो आप ये गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए। इसमें बिना प्रैक्टिस के वहाँ पर आप जाएंगे तो पजल हो जाएंगे, पहले कौन सा बनाऊँ, पहले मैथ बनाऊँ कि पहले रिटेन का क्वेश्चन बनाऊँ। तो आपको पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कम से कम 100 डीआई तो कम से कम कीजिए, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और ये इस किस तरह से मार्क्स दिया जाता है मैंने अपने आरटीआई में क्वेश्चन के द्वारा जाना है, तो आप मेरे जो हमारा मेंस का कॉपी है वो देखकर आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का मार्किंग किया जाता है और कैसे इसको हम स्कोरिंग ज़्यादा करें और क्या चीज़ें हैं जो उससे बचें। तो यहाँ पर संयुक्त औसत है, फिर उसी तरह से 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों का में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो इसको मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि यह बस यही है मैं कहना चाहूँगा, इसमें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। और इसका अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन तो कमेंट में लिखिए, या तो पहले किसी ने सॉल्व कर लिया होगा तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। तो यहाँ डीआई है जिसमें कि जो कि बहुत ही अच्छा है, स्कोरिंग है। यह सिर्फ क्वेश्चन बड़े लंबे चौड़े पूछ रहे हैं, लेकिन इसका आंसर अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने GS1 को कवर कर दिया है। अब GS2 में चलते हैं। GS2 में थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अब देखिए GS2 में सेम उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन 1 नंबर कंपलसरी है, कंपलसरी 1 नंबर को पूछा गया है। अब 1 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पर कंपलसरी है, शॉर्ट आंसर में है सेम 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर का। अब यहाँ देखिए एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया, यानी धर्मनिरपेक्षता कौन सा डायनेमिक, यहाँ इसका हिंदी गत्यात्मक दिया है। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हिंदी के जो वर्ड है ना बहुत ही हार्ड होते हैं और आपको समझ में भी नहीं आएंगे। गत्यात्मक ये कभी ध्यान में भी हम लोग आमतौर पे यूज ही नहीं करते। तो यहाँ देखिए इंग्लिश करेंगे डायनेमिक सेक्युलरिज्म की इन इंडिया। तो धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। या देखिए धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि मतलब अलग अलग आपको थोड़ा सा फिलोसफिकल परिप्रेक्ष्य में इसको जाना पड़ेगा और अलग अलग धर्मों के बीच जो धर्मनिरपेक्षता है उसको आपको परिभाषित करना पड़ेगा, आलोचनात्मक दृष्टि से करना पड़ेगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये देखिए ये आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही मिलेगा। आप अगर कहीं एडिटोरियल को पढ़ समझ रहे हैं तो उससे काफ़ी नहीं होगा दोस्तों। भारत में क्षेत्रीय राजनीति अब अपनी भूमिका निभाती, व्याख्या कीजिए। यह जो है लोकल रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में, क्षेत्रीय राजनीति के बारे में है। यह जो है हम लक्ष्मीकांत का अगर आप बुक पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए तो यहाँ पर आपका एक अलग से चैप्टर ही है क्षेत्रीय राजनीति के बारे में है। तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका स्पेशली वही है, उसको अलग तरीके से पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। अब देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भारत के संविधान सकारात्मक निर्देश, ये किसकी बात कर रहा है, वही मूल कर्तव्य के बारे में, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य के बारे में और साथ ही साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ जो क्वेश्चन बीपीएससी अब पैटर्न चेंज कर रही है, आप परंपरागत रट लेने से क्वेश्चन नहीं होगा, आपको समझ के आंसर देना होगा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के चैप्टर से आपको मिल सकता है। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में क्या देखा है? सुधार देखा है। उदाहरण दीजिए। अब राजनीतिक संस्कृति में सुधार क्या होगा? ये तो अपने नीतीश कुमार कभी इस पार्टी के साथ रहते तो कभी इस पार्टी के साथ रहते थे। इसमें सुधार क्या है? अब क्वेश्चन के मायने देखिए। बिहार में पिछले दशकों में यानी कि 10 वर्ष में राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। यह डायरेक्ट जो है आपको बिहार के एडिटोरियल या बिहार का न्यूज़ पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी यह क्वेश्चन आप बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपयोग कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। अब यहाँ देखिए क्षेत्रीय परिषद के बारे में है, तो ये तो खैर पॉलिटी में एक चैप्टर है अलग से, तो आप आराम से इसको बना सकते थे। लेकिन अब जो भी अब क्वेश्चन है, अब सब करेंट को बहुत ही डीपली एनालिसिस करने के बाद ही बनेगा दोस्तों, आप अच्छा से बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा पूछ रहा है जो कि यूपीएससी में भी इतना घुमा कर नहीं पूछते हैं। जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को देखते हैं। क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमज़ोर करता है? उसमें कारण दीजिए। अब देखिए जाति भारतीय राजनीति में क्या भूमिका निभाती है। ये तो आप जातिगत जनगणना जो हुई है सबसे पहले जो बिहार में कराया गया है, जाति आधारित जनगणना, उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको यह क्वेश्चन आराम से इसको बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये तो परंपरागत क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसमें क्या जोड़ा है। बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनावों में संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है। तो टी.एन. सेशन जो थे, इसका नाम बहुत ही जो है मजबूत चुनाव आयुक्त के रूप में लिया जाता है। इनसे जो है नेता भी डरते थे, कहा जाता है कि इनसे नेता डरते थे। तो यह जो है इनको उन्होंने चुनाव आयोग को इनके साथ में जोड़ा है। तो आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए और तब आप इसको आराम से बना सकते थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नया जो पैटर्न आ रहा है उसमें थोड़ा सा डीपली जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। यह तो लगभग स्टैटिक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है लघु उत्तर में, सेम 8-8-8-8-7 का है। तो और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। ये सीधा पॉलिसी पर है। फिर नेक्स्ट देखिए। अटल इनोवेशन मिशन, ये भी पॉलिसी के बारे में है, लेकिन इसके साथ साथ में और जोड़ दिया है मेंटर इंडिया, अटल इनोवेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल इनोवेशन मिशन के विभिन्न पहलू, यानी कि उसके जो अंतर्गत जितने भी पॉलिसी आते हैं, ठीक है, इस तरह से अम्ब्रेला पॉलिसी है, इसके अंतर्गत जितने भी पॉलिसी आते हैं उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर नेक्स्ट। बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। भारत राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों का व्याख्या कीजिए कि हमारे यहाँ जो नगरीकरण है, जो टाउनशिप है, वो हमारा कम क्यों है। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में क्या कदम उठाए गए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है। इसका वर्ष 2022 में भारत की मानसून की अनियमितता से क्या संबंध था, व्याख्या कीजिए। इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए व्हाट इज इंडियन ओशियन डाइपोल मूवमेंट। अभी देखिए डाइपोल मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उस समय वर्ष 2022 में यह जो है करंट में चर्चा में था। और इन्होंने कहाँ कब क्वेश्चन ले रहा है, मई 2023 में ले रहे हैं। देखिए 1 साल पीछे वाला भी यह इन्होंने करंट को पूछा है।
भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्याख्या और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। क्योंकि यह जो है भारत के बारे में, भारत से रिलेटेड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन, तो यह उन्होंने सिलेबस में भी दे दिया है। सिलेबस आपको ज़रूर देखना है, तो सिलेबस में ही उन्होंने दिया है कि हम भारत के जो पॉलिसी है उसके बारे में भी पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या है। भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाइए। ये ट्रेड रिलेटेड है, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो आपको अब सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ देखिए, संबंध की जांच कीजिए, वैश्विक व्यापार संबंध की जांच कीजिए। इसका मतलब क्या है, आपको पूरे विश्व वर्ल्ड लेवल में हर एक आपको देश को कवर करना पड़ेगा। जैसे कि हर एक के साथ क्या क्या पॉलिसी है, फिर हमारा एक कॉमन पॉलिसी क्या है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 21 के अंत तक अखिल भारतीय औसत 85.9 के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में घनत्व इतना है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए, मतलब बताइए कि इसका क्या प्रभाव है। स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इंडिया लेवल पर जो भी अब रिपोर्ट आ रहा है, उसमें से आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है कि बिहार का कुछ उसमें डेटा है या नहीं। अगर नहीं है तो आखिर वैसे रहता ही है सब रिपोर्ट में, तो उसके अनुसार आपको अपना बिहार के लेवल पर भी तैयार करना है और आपको ऑल इंडिया लेवल पर भी तैयार करना है। नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयाम में से एक के रूप में की जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत उठाए गए कदमों को बताइए। यानी देखिए, है ना, नीली अर्थव्यवस्था के बारे में है। ठीक है, ये बिहार के बाहर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ये कहाँ से आ सकता है, ये देखिए न्यूज़पेपर आपको ज़रूर आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर आप विजन दृष्टि में से कोई एक जो है कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आप नहीं कर सकते हैं। आप विजन का मंथली करंट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप दृष्टि का डेली एडिटोरियल का जो एनालिसिस है वो भी देख सकते हैं। कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखा चित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहा जाता है कि आंसर में अपना जो ग्राफ डालना है, इन्होंने तो मांग ही लिया है कि ग्राफ ही दीजिए। ठीक है, तो किसी भी आंसर में आपको ग्राफ का जो नंबर कम से कम 2-3 नंबर तो आ ही जाता है। यह जो अगर आप फ़ोटो बना देते हैं, पिक्चर मैप बना देते हैं, तो 2-3 नंबर आप अपना बढ़ा लेंगे। सेक्शन 3 में है, साइंस टेक वाला है। तकनीकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तकनीकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है। परमाणु कार्यक्रम में जो आवश्यक सावधानियां हैं वो लिखिए। परमाणु तो ऊर्जा का जो है एक खास चैप्टर है बिहार बीपीएससी के लिए, तो यह इस पर एक क्वेश्चन है, तो यह नॉर्मल आपको दिखेगा ही, लेकिन यहाँ पर सब लॉजिकल क्वेश्चन है। यानी कि आपको अपने से अपना ये कहीं लिखा नहीं रहेगा, आपको अपने से जवाब देना ही होगा। इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर लिखिए। व्याख्या कीजिए किस प्रकार इंटरनेट और इंटरनेट ने मनुष्य को जीवन को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। इस बार जो 68 बीपीएससी का मेंस का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उन्हीं लोगों का रिजल्ट हुआ, नए लोगों का लगभग कम ही हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है। संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के अपेक्षा में ये डाटा चोरी से संबंधित है। साइबर थ्रेट
कि उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। ये आपको लगभग मिला जुला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कि आप टेक्निकल एरिया में आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं, वीक हैं डेटा से संबंधित, तो आप ये कर सकते हैं कि एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य, मतलब ये जल संसाधन के बारे में, जल संरक्षण के बारे में, जल संसाधन जल संरक्षण के बारे में कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है, उसके साथ साथ में उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी को जोड़ दिया है। तो देखिए ये एनालिसिस करने के बाद में हम अभी मेंस के लिए, जो नेक्स्ट आने वाले जो मेंस है उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देंगे। एक तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल आपके लिए बहुत ही मस्ट है। एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जिस मीडियम से है उस मीडियम का पढ़ें। ये नहीं कि हम हिंदी मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना दिमाग लगा रहे हैं कि द हिंदू हमें समझ में आ जाए और द हिंदू जैसा लिख दें, उसको हिंदी करके लिख दें। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। आप हिंदी मीडियम के ही दो से तीन न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण कर लीजिए, साथ साथ में कुछ और आज तक या दैनिक जागरण हिंदुस्तान दोनों मिलाकर कर लीजिए, दैनिक भास्कर कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा, अभी जो डिस्कशन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, डिस्कशन के रूप में ही आपको लिखना है। तो आपको राज्यसभा टीवी का, RS टीवी का या फिर DD न्यूज़ का, जो भी आपका सरकारी चैनल है ऑथेंटिक है, उसका डिस्कशन तो देखना, उसको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आप वो तैयार रखेंगे तभी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तीसरा, इससे क्या हमको देखने के मिला, क्वेश्चन समझना और उसके बाद में अलग अलग पॉइंट में लिखना। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कम से कम 1-2 कम से कम 2-3 क्वेश्चन दोस्तों इसमें डाला हुआ है और सेम उससे रिलेटेड है। अब उससे रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड आपको हर तरह की जानकारी, यानी कि डीपली जानकारी ज़रूरी है। यानी कि एक क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं, आप कम से कम 2-3-4 तरीके से उसको सोचे, 2-3-4 तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, तभी यह क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, जो भी बदलते पैटर्न में है। फिर चौथा में क्या है कि कई लोगों को डाउट होता है नोट्स बनाएं और नहीं बनाएं। तो नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये आप शॉर्टकट नोट बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेंस का क्वेश्चन में आप बना नहीं पाएंगे नोट्स, तो करेंगे क्या, इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है कि आप डेटा, जो भी पॉलिसी है, जो भी करंट में चल रहा है, तो उसके लिए जो भी उससे संबंधित डेटा है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, कितना परसेंटेज घटा है, वो क्या है, वह उसके लिए एक छोटा सा नोट्स ज़रूर आपको बनाना होगा, ताकि आप क्वेश्चन आंसर जब करेंगे आंसर राइटिंग में तो उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर YouTube के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम जानकारी ले लेते हैं कि YouTube पर जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ YouTube से तैयारी करना पूरी तरह से आप 100% तैयारी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिए जाते हैं वो आपको थोड़ा सा रहता है, लगभग एक तरह से ट्रेलर टाइप का रहता है कि आप ट्रेलर देख रहे हैं, मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं, बस उतना ही होता है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता तो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं वह जो है अपना कोर्स क्यों लॉन्च करते हैं अलग से? कोर्स लॉन्च करने का यही है कि आप कोर्स में आइए, तभी आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। तो वह जो है आपको क्या कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो है आप लोग उसमें फंसते जा रहे हैं और मोबाइल में फ्लिक करते रहेंगे। ये वीडियो देखो कि ये वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत तरह के रहेंगे, इन्फॉर्मेशन रहेगा एक लाइन का, और आपका बर्बाद करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट।
तो जो लोग इनसे बचेंगे नहीं वह कभी एग्ज़ाम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसको आपको अच्छी तरह से यूज करना है यूट्यूब को, ना कि उसको मेन सोर्स बना के यूज नहीं करना है। उसको आप सब्सिडरी सोर्स यूज़ कीजिए, आप इसको मोटिवेशन के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन आप सिर्फ सोचेंगे कि यूट्यूब से ही तैयारी कोई करा रहा है और कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको साथ साथ में अपना जो सोर्स है, जो बुक है, जो न्यूज़पेपर है, वो आपको पढ़ना ही होगा। इसके साथ ही हम फिर अगले बार भी कुछ इसे डीपली डिस्कशन लाएंगे दोस्तों। अभी के लिए आपको अब मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए और पीटी का बाद में देखेंगे, लेकिन पीटी साथ में तो चल रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन मेंस में आप ज़्यादा फोकस कीजिए। कम से कम आप 75% टू 85% आप मेंस में अभी दीजिए। 80%, लगभग 10 से 20% आपको पीटी की तरफ भी देना पड़ेगा, क्योंकि पीटी में अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है, तो आपको थोड़ा पीटी पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ अच्छी सी जानकारी लेकर। अभी के लिए बस धन्यवाद और बाय बाय।